हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन अभ्यास सीरीज का जो कि हमारी आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम के लिए चल रही है और यूनिट 10 के अंदर ये हमारा 5th नंबर का सेशन है। और आज के सेशन के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं हमारा जो क्यूएससी एस्टिमेशन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे, या फिर यूं कहूं कि जो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को अपन इस सेशन के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, ठीक है। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे। चलो, तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखो आप, क्वेश्चन हमारा है इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनबैलेंस्ड टेंडर, ठीक है। मतलब वो किस टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे टेंडर के अनबैलेंस्ड होने की पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है, ठीक है। तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, लमसम कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, तो क्वेश्चन को देखते से ही इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो रेट कोट आपके होने वाले हैं वो आइटम के बेसिस पर होने वाले हैं, ठीक है। तो आइटम के बेसिस पर जब आपका रेट कोट होगा तो यहाँ पे आपके टेंडर के अनबैलेंस्ड होने के जो चांसेस हैं वो चांसेस आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहेगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। मतलब कि आपका आंसर यहाँ पे है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिडर आर अलाउड टू कोट रेट इन परसेंटेज ऑफ द टेंडर अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बिडर आपका होता है वो यहाँ पे जो रेट कोट कर रहा है परसेंटेज बेसिस पे रेट को कोट कर रहा है, ठीक है। और परसेंटेज वर्ड अगर आपको यहाँ पे दिख गया है तो सीधे सीधे आंसर जो आपका रहेगा वो आ जाएगा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा आ जाएगा आपका, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बेसिस पे ही आप आंसर को जो है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एमंग्स लिस्ट बिलो हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं रिंग फॉर्मेशन के। रिंग फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे उनने अपना एक ग्रुप यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। और आपको ये भी चीज मैंने बताई थी कि ग्रुप का फॉर्मेशन होता है तो टेंडर आपका यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो हाईएस्ट चांस ऑफ रिंग फॉर्मेशन आपको किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, तो आपको हाईएस्ट चांस जो देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो क्वेश्चन हमारा है इन परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट बिडर कैन बिड देयर रेट एट रेट इंडिकेट इन बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जो बिडर आपका है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, किस रेट पर अपना जो है, मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर। बिल ऑफ क्वांटिटी आपका क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी आपका डॉक्यूमेंट होता है जो टेंडरिंग के टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। और इसके अंदर जो वर्क होता है उस वर्क की क्वांटिटी मेंशन होती है। रेट वाला जो कॉलम आपका होगा वो रेट वाला कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है। जो ब्लैंक रहेगा उसके अंदर जो बिडर होगा वो अपने रेट जो है वो रेट यहाँ पे पुटअप करेगा, ठीक है। तो जो रेट यहाँ पे वो पुटअप करेगा एट पर विथ, ठीक है, जो यहाँ पे इंडिकेटेड है
ठीक है, उसके बेसिस पे या उसके ऊपर या उसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखा जाए कि जो रेट यहाँ पे टेंडर में आया है उसके बेसिस पर भी उसके साथ यहाँ पे बिड की जा सकती है। अब रेट पे भी बिड हो सकता है, बिलो पे भी आपका बिड हो सकता है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब जो गवर्नमेंट टेंडरिंग आपकी होती है उसमें बिलो परसेंट जो होता है उसके एक्सेप्टेंस जो होता है वो एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पे आप क्या दोगे, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, क्योंकि बिडिंग की यहाँ पे बात की जा रही है तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इन तीनों के बेसिस पर बिड जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेजरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव आइटम आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप, ठीक है। अब ऑप्शन आप देखोगे तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट बोला है और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यहाँ पे समझो, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेजरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटेड आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप, मतलब वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप विदाउट मेजरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे जब छोटे छोटे बहुत सारे काम करने होते हैं तो आप जैसे आपने देखा होगा कि जनरली हम घर पर किसी बुलाते हैं किसी पर्सन को काम करने के लिए, बहुत सारे हमारे मिसलेनियस टाइप ऑफ यहाँ पे वर्क हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक सिंगल अमाउंट यहाँ पे कोट करेगा, बोलेगा भैया मैं इतना पैसा लूंगा और ये आपके सारे काम जो है वो सारे काम हम कर देंगे। यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया गया कि कौन सा वर्क किस क्वांटिटी में हमें डन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। तो ऐसा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपका है, इन लमसम कॉन्ट्रैक्ट इफ कॉन्ट्रैक्टर अबंडेंस वर्क ही और सी इज लाइबल टू, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट की अपन बात कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, तो इफ कॉन्ट्रैक्टर abundance work, he or she is liable to 10% penalty of total amount, to a 0.1% penalty per day of the total amount, to get their terminated and receive work done amount, or to be not eligible to get any amount of work done, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर जो है वो डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अ लमसम कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओ कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है वो किस टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप पूरे काम को एक साथ लेते हो, क्या करते हो, पूरे काम को आप एक साथ लेते हो। तो आप यहाँ पे एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप इसको एंटायर कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, ठीक है। कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होगा वो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो है वो आने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का डिसएडवांटेज क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में तो आप समझ गए होंगे कि हम वर्क जो करा रहे हैं लेबर के बेसिस पे करा रहे हैं, मतलब मटेरियल आप खुद ही प्रोवाइड करा रहे हो, आपने बस लेबर को लिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर लिया जो कि आपको सिर्फ लेबर यहाँ पे क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, large material shortage required, material stock record and security required, all of the above। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि जब आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो सबसे पहला
ग्रेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लार्जर मटेरियल शॉर्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, मटेरियल स्टॉक रिकॉर्ड एंड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड आपका यहाँ पे रहेगा। आपको यहाँ पे अपना मटेरियल स्टॉक रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप देखोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव रहेगा। जैसे क्या होता है कि आप अपने से ही देखो कि आपको अगर एक हाउस का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाना है, क्या करवाना है, एक हाउस कंस्ट्रक्शन आपको करवाना है, तो अगर आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, साइट पे आपका मटेरियल रखा हुआ है, तो आप एक चौकीदार रखोगे ना मटेरियल की रखवाली के लिए। वो आपका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करेगा कि भैया कितना सीमेंट लग रहा है, कितना क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन कॉन्ट्रैक्टर इज ओनली सप्लाइंग मटेरियल देन सच कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज। ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ आपको मटेरियल की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब मटेरियल सप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट आएगा। जब मटेरियल की अकेले सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दे देंगे, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे आंसर दे देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एन एग्रीमेंट वंस मेड इनफोर्सिबल बाय लॉ कैन बी टर्म्ड एज। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम काम करते हैं तो एक जनरल हमारा एग्रीमेंट बनता है, और जब हम इस एग्रीमेंट के साथ टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, तो आप बोल देते हो कि ये एग्रीमेंट आपका क्या हो गया, इनफोर्सिबल बाय लॉ आपका यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट आपका होता है वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आगे अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन है आपका विच इज द की एक्ट डेट रेगुलेट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। ठीक है, मतलब आपको एक्ट बताना है कि इंडिया के अंदर कौन सा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 आपका हो गया, इंडियन पेनल कोड आपका हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1872 आपका हो गया। ठीक है, और इंडियन सिविल एक्ट आपका 1880 आपका हो गया। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सीधा सीधा क्या है, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा है कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे है। मतलब अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है इजी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर्स को दे सकते हो। ठीक है, तो भैया आपके जो थ्योरी नोट्स हैं आप थ्योरी नोट्स को पढ़ें। ठीक है, थ्योरी नोट्स को पढ़ें, आपसे सारे क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर आपसे बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टर्म ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर डिफाइंड। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपसे सेक्शन पूछा गया है कि वो कौन सा सेक्शन है जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिफाइन यहाँ पे करता है। क्या करता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको क्लियरली दिखेगा कि सेक्शन 2A जो हमारा है वो यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है, डायरेक्ट आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है।
ओपन कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है। भैया ओपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ओपन टेंडर होता है। ठीक है, क्या होता है? ओपन आपका टेंडर होता है। ठीक है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा नहीं है हमारा? तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करें तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? टाइप आपको बताना है कि कौन सा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का टाइप नहीं है। टाइप नहीं है, क्या आंसर आप यहाँ पे करोगे? कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, कि पीस वर्क एग्रीमेंट आपका हो गया, कि कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग फी कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया? यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो याद रखना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, तो कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आता है, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग फी कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, पीस वर्क एग्रीमेंट जो आपका है वो नहीं आता है। ठीक है, पीस वर्क मतलब एक छोटे मोटे जो छुटपुट काम होता है उसके लिए आपका एक एग्रीमेंट बनता है, उसके लिए एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो वो आपका पीस वर्क एग्रीमेंट आपका होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका है वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो मजा आ रहा है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में? जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, आप लोग ये कर लोगे ना तो यहाँ पे आपको जरूर क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिडर आर अलाउड टू कोट रेट ऑफ इंडिविजुअल आइटम। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमें इंडिविजुअल आइटम्स को क्या करना है? रेट कोट करना है, तो ये फैसिलिटीज हमें सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड कराता है? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर एक आइटम ऑफ वर्क को इंडिविजुअली कोट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंडिविजुअली कोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। क्या रहेगा आपका? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब हमें अगर कोई टेंडर निकालना है तो उसके लिए नोटिस इनवाइट, ठीक है, नोटिस आपका रिलीज किया जाता है। ठीक है, नोटिस आपका क्या किया जाता है? आपका रिलीज किया जाता है। ठीक है, इस बेसिस पे आप देखोगे तो आंसर क्या होना चाहिए? टू फाइनलाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, टू इन्फॉर्म पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर अबाउट द प्रोजेक्ट, टू नेगोशिएट प्राइस विद कॉन्ट्रैक्टर, टू सिलेक्ट अ कॉन्ट्रैक्टर रेंडमली। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप टेंडर को इनवाइट कर रहे हो, उसके लिए कोई नोटिस जारी कर रहे हो, तो नोटिस निकालने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा टू इन्फॉर्म पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्फॉर्म करना, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का पर्पज आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट टिपिकली इंक्लूड्स। जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपका होता है उसके अंदर जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बेसिस पे पूछ रहा है कि क्या चीज इंक्लूड होगी। ओनली द प्राइस एग्रीड अपॉन होगा, टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द बोथ पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेमेंट शेड्यूल ओनली। तो अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका जो एग्रीमेंट होता है जब वो इनफोर्सिबल बाई लॉ हो जाता है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इनफोर्सिबल बाई लॉ होना मतलब कि दोनों ही पार्टी आपकी टर्म एंड कंडीशन पर एग्री हो गई हैं। क्या हो गई हैं? दोनों ही पार्टी आपकी टर्म एंड कंडीशन पर एग्री हो गई हैं। तो बी ऑप्शन जो आपका होगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाएगा? हाँ,
अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेट लिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर रेट लिस्ट का क्या पर्पज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपसे पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है पर्पज ऑफ अ रेट लिस्ट। रेट लिस्ट का आपसे पर्पज पूछा जा रहा है। बता सकते हो आप, बता सकते हो आप रेट लिस्ट का पर्पज क्या होता है? टू डिटरमाइनिंग द बिनिंग बिड, टू एस्टेब्लिश अ बेसलाइन फॉर प्राइसिंग, टू फाइनलाइज प्रोजेक्ट डिजाइन, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी डिपॉजिट गाइडलाइन। ठीक है, तो बताओ जल्दी से। तो देखो, रेट लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पर्पज क्या होता है? अगर पहले से रेट लिस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो एक तरीके का ये रेट लिस्ट आपको क्या बताता है, एक बेसलाइन प्राइसिंग बताता है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट लिस्ट का पर्पज यहाँ पे है कि आप एक बेसलाइन प्राइसिंग को यहाँ पे क्या कर पाओ, एस्टेब्लिश कर पाओ। ठीक है, अगर बेसलाइन प्राइसिंग आपकी एस्टेब्लिश हो जाएगी, जैसे आपने देखा होगा बिडिंग होती है ना, नीलामी होती है, एक बेस लाइन यहाँ पे होता है, भैया बोली जो है वो इतने अमाउंट से आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो एक आप इस तरीके से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का फंक्शन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट का फंक्शन क्या होता है? टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, टू कवर पोटेंशियल डैमेज और ब्रीचेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, टू पे द कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस, टू सिक्योर द बिड। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आता है सिक्योर द बिड। और हम जनरली, अब आपको पता है कि ये जो हमारी एग्जाम होने वाली है, इसके अंदर इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री ली हुई है किसी भी स्ट्रीम से, तो हर स्ट्रीम का कैंडिडेट आ रहा है। अब अगर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम का स्टूडेंट नहीं है, अगर वो कोई दूसरी स्ट्रीम का बच्चा है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे टू सिक्योर द बिड पे टिक कर देगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है बिड को सिक्योर करने के लिए डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, याद रखना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका इसलिए कराया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का डैमेज होता है या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कुछ ब्रीचेस वगैरह की अपन बात करते हैं, तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपसे कराया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका होगा, वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर? चल बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अर्नेस्ट मनी इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपको ये भी बताया था मैंने कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपका क्या कहलाता है। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का पर्पज क्या होता है, बता सकता है क्या कोई? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का क्या पर्पज होता है? टू सिक्योर द बिड, टू कवर प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, टू पे द कॉन्ट्रैक्टर इन एडवांस, टू फाइनलाइज प्रोजेक्ट डिजाइन। ठीक है, तो अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसका आंसर होगा क्या कि अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी आपका क्या होता है, जो आपका टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, मतलब टेंडर फॉर्म आपका होता है, टेंडर जब आप सबमिशन की बात करते हो, तो उस टाइम पे आपको अर्नेस्ट मनी को डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो अर्नेस्ट मनी आप क्यों डिपॉजिट कर रहे हो, इससे ये पता चलता है कि भैया आप काम करने के लिए इच्छुक हो या नहीं हो। नहीं तो क्या होगा, हर कोई डाल देगा, फिर बाद में बोलेगा उसके नाम से बिड खुल गई, बोला अरे अब नहीं करना है, छोड़ दो इसको, ऐसा होगा ना। तो बिड को सिक्योर करने के लिए अर्नेस्ट मनी जो है आपकी, अर्नेस्ट मनी को यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का क्या पर्पज होता है? तो ये मैं कितनी बार क्लास के अंदर आपको बोला हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब यहाँ पे होता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस से। इससे होता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस से आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझना, कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर की टर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा है टू इंश्योर कंप्लायंसेस विथ लीगल
रेगुलेशंस, नेक्स्ट है टू फाइनलाइज प्रोजेक्ट डिजाइन, थर्ड हमारा है टू ऑथोराइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और नेक्स्ट आपका है टू नेगोशिएट प्राइस विथ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप आंसर जो है, आप यहाँ चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप पहला ऑप्शन देखो, टू इंश्योर कंप्लायंसेस विथ लीगल रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में ये थोड़ी देखोगे। फाइनलाइज प्रोजेक्ट डिजाइन, ये भी नहीं होगा। ऑथोराइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होगा उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आपका हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्टेनिंग टेक्निकल सैंक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर टेक्निकल सैंक्शन को ऑब्टेंड करना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, डायरेक्ट आप देखोगे क्वेश्चन बिल्कुल आपके पॉइंट टू पॉइंट आपके आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं। अगर आपको टेक्निकल सैंक्शन पता है आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, टू सिक्योर financing for the project, to ensure compliances with technical specification, to finalize project design, to negotiate price with contractor। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे तो सीधा सीधा आंसर आपका है कि भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को आप यहाँ पे इंश्योर करने वाले हो। ठीक है, टेक्निकल सैंक्शन के अंदर क्या होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं उनको यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। क्या किया जाता है? टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को इंश्योर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा कि जो ऑर्डर होता है डायमेंशन को बुकिंग करने का। ठीक है, अब ऑर्डर बुकिंग ऑफ डायमेंशंस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भैया ये कहां पे बुकिंग की बात की जा रही है। तो जो हमारी मेजरमेंट बुक होती है इसके अंदर, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी मेजरमेंट बुक होती है, मेजरमेंट बुक के अंदर आप बुकिंग कर रहे हो तो उस बेसिस पे आप देखोगे, आप क्या करोगे, लेंथ विड्थ और हाइट, आपका फॉर्मेट क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है आपको, क्वांटिटी निकालना है। तो बुकिंग आपका जो तरीका होगा उसमें आप सबसे पहले लेंथ को लिखोगे, उसके बाद आप विड्थ को लिखोगे, देन आप किसको लिखोगे, देन आप हाइट को लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका जो रहेगा ये ऑर्डर ऑफ बुकिंग आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर मूव करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट आपका होता है उसके अंदर कौन सा आइटम ऑफ वर्क आपका इंक्लूड नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है प्लिंथ एरिया रेट के अंदर क्या होता है, हम प्लिंथ एरिया को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं? हम प्लिंथ एरिया को फाइंड आउट करते हैं। और प्लिंथ एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप जब प्लिंथ एरिया की कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे दो चीजें आपकी निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं? दो चीजें आपकी यहाँ पर निकल कर आती हैं। दो चीजों का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे एरिया जो हैं उनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, एरिया नॉट इंक्लूड। ठीक है, क्लास के अंदर मैंने आपको ये चीज डिटेल में पढ़ाई हुई है, आप एक बार देख लेना कि कौन सा एरिया यहाँ पे इंक्लूड होता है और कौन सा एरिया आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, प्लेंथ एरिया आपका क्या होता है, जो आपकी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं उनकी थिकनेस को यहाँ पे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अब आप समझना कि यहाँ पे कौन सा आइटम ऑफ वर्क इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो इस पॉइंट के बेसिस पे पूछा जा रहा है, कौन सा आइटम ऑफ वर्क आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हो। इस बेसिस पर अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा कोर्ट यार्ड एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा कोर्ट यार्ड एरिया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कोर्ट यार्ड एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा
कोर्ट यार्ड एरिया हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को डिटेल्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और डिटेल्ड एस्टीमेट जो आपका होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्यूरेट एस्टीमेट होता है, ठीक है। जो हमारे बहुत सारे टाइप ऑफ एस्टीमेट होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्यूरेट एस्टीमेट होता है, ठीक है। तो अब आप समझो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो जब हम डिटेल्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं तो डायमेंशन जो आपकी होती है, हम उसको कहां तक करेक्ट मेजर करते हैं, हम उसको कहां तक करेक्ट मेजर करेंगे, भैया यहाँ पे मेंशन किया है 0.01, ठीक है, 0.01 मीटर। एंड एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट टू 0.01 स्क्वायर मीटर, ठीक है। वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड करेक्ट 0.01 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो आपके हैं, ये तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है, तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट आपके यहाँ पर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी एबव आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट। अब रिलायबल एस्टीमेट की बात की गई है तो अभी आपको सीधा सीधा बताया मैंने कि भैया डिटेल्ड एस्टीमेट जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका मोस्ट रिलायबल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट हो जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट आपका है, ठीक है। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आप आ जाओ, ठीक है। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेंट्रल लाइन मेथड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सेंट्रल लाइन मेथड आपका जो होता है वो स्पेशली आप किस बिल्डिंग का एस्टिमेट करने के लिए एडॉप्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको क्लास में ये बताया भी था कि सेंट्रल लाइन मेथड जो आपका होता है, जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे आपका ये यहाँ पर क्या है, कि आपका एक रूम बना हुआ है। तो सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है, सेंट्रल लाइन मेथड के अंदर, सेंट्रल लाइन मेथड के अंदर आप क्या करते हो, टोटल सेंट्रल लाइन जो है वो आप निकाल लेते हो, ठीक है। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका 5 मीटर हो गया, ये आपका 4 मीटर हो गया, ठीक है। और ये जो आपकी थिकनेस यहाँ पर है, वॉल थिकनेस, ये आपका 0.30 मीटर आपका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, टोटल सेंट्रल लाइन को निकालते हो। अब टोटल सेंट्रल लाइन से मतलब ये है कि आपको यहां से लेके यहां तक क्या करना है, आपको निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ये जो 5 मीटर आपका है, 5 मीटर आपका है, प्लस आप क्या करोगे, हाफ ऑफ दिस बॉल एंड हाफ ऑफ दिस बॉल, इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 1 बिट ऑफ बॉल को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो डायरेक्ट आप 5 प्लस 0.30 आप कर दो तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 5.30 मीटर, आपका ये निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको निकालोगे, ठीक है, आप इसको निकालोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेम हाफ आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, हाफ आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका 4 मीटर प्लस 0.30 आपका आ जाएगा, मतलब 4.30 मीटर आपका आ जाएगा। अब आप टोटल सेंटर लाइन निकाल लो, आप क्या करो, आप टोटल सेंटर लाइन यहाँ पे निकाल लो, मतलब 5.30 प्लस 5.30 प्लस 4.30 प्लस 4.30, ठीक है। तो एक ही लेंथ लेके हम चलते हैं और एस्टिमेट हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर, ये एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका रहेगा वो आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आ जाएगा। सर्कुलर बिल्डिंग, हेक्सागोनल बिल्डिंग और ऑक्टागोनल बिल्डिंग, आप तीनों केसेस में सेंट्रल लाइन मेथड जो आपका होता है आप इसको एडॉप्ट करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कारपेट एरिया जो आपका होता है उसके अंदर
कौन से एरिया को कंसीडर नहीं किया जाता है, डज नॉट इंक्लूड, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो कारपेट एरिया आपका होता है यही हमारा एक्चुअल लिवेबल एरिया होता है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा एक्चुअल लिवेबल एरिया होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर किस चीज को आप इंक्लूड नहीं करोगे। हाँ, इनको द वॉल अलोंग विथ डोर एंड द अदर ओपनिंग्स, मतलब जो इंटरनल वॉल्स आपकी हो गई हैं, बरांडा हो गया, कॉरिडोर हो गया, पैसेज आपका हो गया, बाथरूम एंड लेबोरेटरी आपका हो गया, ऑल द एबव। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इस एरिया को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, इस एरिया को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा आपका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ऑल द एबव। जो ऊपर आपके सारे ऑप्शंस हैं इनमें से किसी भी एरिया को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। अच्छा, ये जो प्राइस लेवल आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट जो आपका है, आप यहाँ पे क्या करोगे, अपडेट करोगे अपने एस्टीमेट को। जो ऑलरेडी हमारा एस्टीमेट बना हुआ है उस एस्टीमेट को आपको अपडेट करना पड़ेगा, मतलब कि रिवाइज्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस लेवल आपका यहाँ पे चेंज हो गया है। तो जो भी आपका सैंक्शनड एस्टीमेट है तो कितना ज्यादा किस परसेंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सीधा सीधा आंसर इसका आएगा आपका 5%। कितना आ जाएगा आपका 5% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 5% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आप आओ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्टीमेट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर एस्टीमेट का क्या पर्पज है। सबसे पहला, टू गारंटी मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ये तो नहीं होगा। टू प्रोवाइड अ रफ गेस ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, टू इंश्योर एक्यूरेट बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, to discourage client for investment in construction। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर। हाँ, देखो, एस्टीमेट जो आपका होता है, तो आपको भी पता है कि एस्टीमेट हम किस लिए करते हैं। ठीक है, एस्टीमेट आपका क्या होता है, सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताई हुई थी कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रोबेबल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रोबेबल कॉस्ट होता है। और ये हमें कब पता चलता है, कब हम कैलकुलेट करते हैं, बिफोर कंस्ट्रक्शन। बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले आप क्या करोगे, आप प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करोगे। ये आपका क्या होता है, ये आपका एस्टीमेट होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप क्यों कर रहे हो इस चीज को। इस चीज को इसलिए कर रहे हो कि भैया बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आप अच्छे से कर पाओ। क्या कर पाओ, अच्छे से आप आपकी एक्यूरेट बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर पाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है हमारा, what method is commonly used to take quantities of item of work in construction। आप कौन सी मेथड यहाँ पे यूज करोगे। देखो, आइटम ऑफ वर्क मतलब कि आपको क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ वर्क को यहाँ पे निकालना है। तो जो डिटेल्ड एस्टीमेट आपका होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट आपका होता है उसको आइटम रेट एस्टीमेट भी बोला जाता है। और आपको पता है कि जब भी हम क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, क्वांटिटी को एस्टिमेट करने की बात करेंगे, तो हमें क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन जो आपका है, डायमेंशंस हमें क्या होना चाहिए, डायमेंशंस हमें नॉन होनी चाहिए। ठीक है, और डायमेंशंस जो आपकी हैं ये हमें कैसे पता चलेंगी, तो डायमेंशंस हमें पता चलेंगी किस बेसिस पर, प्लान्स एंड ड्राइंग के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, प्लान्स एंड ड्राइंग के बेसिस पर हमें पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, what type of estimate is prepared before the start of construction based on the preliminary plan and drawing। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा आंसर यहाँ पे दे पाओगे।
सीधा सीधा आप यहाँ पे आंसर दे पाओगे कि हम जब प्रिलिमिनरी यहाँ पे एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी में आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करते हो, मतलब एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट आप करते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आपका होता है, ये आप किस बेसिस पे करते हो? इसके लिए इसके लिए हमारे पास एक तो यूनिट मेथड होती है, यूनिट बेस्ड हमारा मेथड होता है। दूसरा हमारे पास प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हमारा होता है, ठीक है, प्लिंथ एरिया के बेसिस पर। थर्ड आपका होता है क्यूबिकल कंटेंट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? क्यूबिकल कंटेंट के बेसिस पर। एंड फोर्थ आपका जो है वो आपका होता है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, इस पर बेस्ड। तो इसके बेसिस पर आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो आपका होता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को आप यहां पर क्या करते हो? प्रिपेयर आप करते हो, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है, व्हाट डज अ मेजरमेंट शीट इन कंस्ट्रक्शन टिपिकली कंटेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट शीट जो आपका होता है, आप किस लिए करते हो? अभी आपने जो क्वेश्चन देखा था ना कि मेजरमेंट शीट जो आपकी होती है, इस मेजरमेंट शीट के अंदर जो आप बुकिंग करते हो, क्या करते हो आप? जो आप बुकिंग करते हो, ये क्वेश्चन अभी अपन ने देखा था, वो क्या फॉर्मेट आपका होता है? बुकिंग फॉर्मेट आपका होता है लेंथ, लेंथ के बाद आपका आ गया विड्थ, विड्थ के बाद आपका आ गया यहाँ पर हाइट। क्या आ गया आपका? हाइट आपका आ गया। तो अब आप एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट अगर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है, क्या मिलेगा? वॉल्यूम। और मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? क्वांटिटी। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया आपका? क्वांटिटी। तो मेजरमेंट सीट के अंदर, मेजरमेंट सीट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? क्वांटिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, समरी ऑफ प्रोजेक्ट माइलस्टोन, क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम आराम से यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, उस डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। किसको टिक कर देंगे? हम टिक कर देंगे यहाँ पर डी ऑप्शन को, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी एंड कॉस्ट फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि मेजरमेंट सीट जो आपकी होती है, क्या आपकी होती है? मेजरमेंट सीट जो आपकी होती है, ये मेजरमेंट सीट आपको क्या प्रोवाइड करेगी? यह मेजरमेंट सीट आपको क्वांटिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगी? क्वांटिटी प्रोवाइड करेगी। फिर आपने एक और नाम सुना होगा, एस ओ आर। एस ओ आर आपका क्या होता है? शेड्यूल ऑफ रेट आपका होता है। क्या होता है? शेड्यूल ऑफ रेट होता है। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है? इससे आपको मिलने वाला है रेट, ठीक है। इससे क्या मिलने वाला है? इससे मिलने वाला है रेट। अब क्वांटिटीज आपके पास है, रेट आपके पास है, तो कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी? तो कॉस्ट के लिए यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट सीट। इसको यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट सीट को यहाँ पे यूज किया जाता है, जो आपको प्रोवाइड करेगा क्या? कॉस्ट। क्या करेगा आपको प्रोवाइड? वो आपको कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट आपको कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट सीट जो है ना, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सीट जो आपका है, एब्स्ट्रैक्ट सीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। और ये जो सेशन हमारा था, इस सेशन का भी ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अंदर हमने जो एस्टिमेशन वाला पार्ट था, उसके हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं अगले सेशन के अंदर अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो, तो क्लास
ओवर। थैंक यू।